बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं PTV न्यूज़ पर प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। इख्तिताम हफ्ता दो अहम वाक़यात हुए हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पहली बार पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से तफसील से बातचीत की है और इस बातचीत के दौरान पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात के मुस्तक़बिल और ताल्लुकात की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर तफसील से बातचीत हुई है। डैनियल पर्ल केस के हवाले से भी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर ख़ारजा से बात की, लेकिन इसके साथ साथ इस केस के लिए सिंध हुकूमत पहले ही अपील दायर कर चुकी है और अब इतलात यह है कि वफाकी हुकूमत भी इस अपील का हिस्सा बन चुकी है। इसके साथ साथ पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान देरपा ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन पर भी बातचीत हुई है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को तफसील से बताया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन क्या है। उन्होंने बताया कि वो अपने हमसाये ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, कनेक्टिविटी चाहते हैं और इसके साथ साथ इक़्तिसादी ताउन की बुनियाद पर वो इस खित्ते के ताल्लुकात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की उन कुर्बानियों का भी तफसील से जिक्र किया जो पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इस खित्ते में अमन लाने के लिए दी हैं। इसके साथ साथ अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान का ताउन है, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने उसकी भी तारीफ की और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को बताया कि पाकिस्तान का यह ताउन जारी रहेगा और इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि अफगानिस्तान के अंदर पुरतशद्दुद कार्रवाइयां कम की जाएं। पाकिस्तान अपना किरदार अफगानिस्तान में अमन लाने के लिए और तालिबान के साथ अफगानिस्तान की हुकूमत और अमरीका के हुकूमत के जो मुज़ाकरात हैं उसमें भरपूर तरीके से अदा करता रहेगा जैसे पहले वो अदा करता रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम बयान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की जानिब से भी आया है और वो है पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात 2020 के दौरान इंतहाई कशीदा रहे और ये उस वक्त के बाद इंतहाई कशीदा हो गए जब अगस्त 2019 में भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस का जो हैसियत थी उसको ख़त्म किया, आर्टिकल 370 को रिवोक किया। इसके साथ साथ पाकिस्तान हमेशा से मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय मजालिम को पूरी दुनिया के सामने लाता रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने अपनी गुफ्तगू में, जो कि पहला बयान था उनका 2021 का, न्यूयॉर्क में बताया कि पाकिस्तान और भारत को मिलकर अपने मसाइल को हल करना चाहिए और भारत को मकबूजा कश्मीर के अंदर इंसानी हुकूक का हर सूरत एहतराम करना होगा। पाकिस्तान और भारत दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं, दोनों के दरमियान तसादुम इस खित्ते के लिए बड़ी तबाही का पेशखेमा साबित हो सकता है। तो ये इंतहाई अहम मामलात हैं। पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो पाकिस्तान 2.5 साल पूरे कर चुकी है, जबकि अमरीका की नई हुकूमत है। पाकिस्तान को किस अंदाज से अपना पैगाम अमरीका को पहुंचाना होगा और फिर अफगानिस्तान के हवाले से, भारत के हवाले से अमरीका का किरदार क्या रहेगा और पाकिस्तान का यकीनी तौर पर इस खित्ते में अमन के लिए एक बड़ा भरपूर किरदार है। पाकिस्तान किस तरह से पूरी दुनिया को अपना पैगाम पहुंचा सकता है, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारे स्टूडियोज़ में तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असलमी मोहतरमा आसमा कदीर। आसमा कदीर साहबा, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस गुफ्तगू में बैनुल-अक़वामी उमूर की माहिर हैं और सीनियर रिसर्चर हैं सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की मोहतरमा सितारा नूर। सितारा नूर साहिबा, आपको भी इस गुफ्तगू में खुशामदीद कहते हैं। आसमा कदीर साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आसमा साहिबा, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं ये दो। एक तो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान और भारत के हवाले से बात की है और भारत पर जोर दिया है कि वो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक का एहतराम करे, बातचीत से मसाइल हल करे। और दूसरा, आज अहम राब्ता हुआ है शाह महमूद कुरैशी का और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का। ये कितनी अहम पेशरफ्तें हैं पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से? बहुत शुक्रिया बताने की। पहले मैं भारत, आपका जो पहला क्वेश्चन है, ये जो भारत की बात है ना जावेद, भारत ने तो बहुत शुरू से ही पाकिस्तान जब बन रहा था तो ज़्यादती शुरू कर दी, ये जानते हुए भी कि कश्मीर जो था वो पाकिस्तान के हिस्से में था और डिसाइड पहले हो चुका हुआ था। उसके बाद भारत ने एक और ज़्यादती ये की कि यूनाइटेड नेशन में चले गए और यूनाइटेड नेशन में जाके कहा कि ये प्लेबिसाइट, फिर डिसीजन ये हुआ प्लेबिसाइट कर ले। लेकिन मेरी नज़र में, जो मेरी रिसर्च और मेरी स्टडी बताती है कि यूनाइटेड नेशन ने भी थोड़ी सी हमारे साथ, पाकिस्तान के साथ ज़्यादती कर दी। वो इसलिए कर दिया कि ये बगैर पूरी चीज़ जाने हुए, अगर जानते भी थे तो किसके इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने भारत की बात मान ली।
बल्कि यूनाइटेड नेशन को चाहिए था कि वो ये उनको भारत को बताते, जो नेहरू वहाँ चले गए थे, कि ये ऑलरेडी डिसीजन हो चुका हुआ है, जो भी मुस्लिम्स जो प्रिंसली स्टेट्स जो मुस्लिम के मेजॉरिटी में आती हैं वो इस हिस्से में आनी थी, और वो एमिकेबली चीज़ें हो जानी चाहिए थी, ना कि उसको इशू बना दिया। किसी ने साइड नहीं दिया। लॉर्ड माउंटबेटन ने भी आई थिंक चीज़ें काफ़ी ख़राब की। तो वो हमारे लिए अभी तक इतना जुल्म हो रहा है। अभी देखिए भारत में क्या है, किसानों का जो हो रहा है, 12,000 एनुअली किसान खुदकशी करता है। 1995 से 2015 तक भारत के मेरा ख्याल है 3 लाख जो हैं किसानों ने खुदकशी कर लिया है। तो भारत तो हर जगह से जुल्म करता है, क्या अपने लोगों के साथ और क्या और कश्मीर के साथ। उस दिन से इसने जो तबाहियां और जो जुल्म और उठाए हुए हैं, अभी कितने पूरे मेरे ख्याल 2 साल होने वाले हैं लॉकडाउन किया हुआ है, तो जेल बनाई हुई है। सो आई थिंक कि जो टॉक्स हुई हैं अमेरिका, जो बाइडन प्रेसिडेंट जो अमेरिका के हैं और उनके साथ, ये मैं समझती हूँ ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। वो इसलिए कि पहली बात ये है कि हमने ये हमारी जो अमेरिका की अफगानिस्तान में जंग थी वो हमारी जंग नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद हमें धकेल दिया गया। लेकिन मैं ये देखती हूँ जो पर्सनालिटी है जो बाइडन साहब की, वो एक बड़ी ही मैच्योर और लीडरशिप स्टेटमेंट टाइप की उनकी पर्सनालिटी है, और बड़े इंसान मोहब्बत करने वाले इंसान है एज फार एज आई नो। और मुझे यकीन है कि जिस तरह उन्होंने अपनी बनाई है कैबिनेट जिसको हम कहते हैं, जिस तरह उन्होंने अपनी टीम सेलेक्ट किया है, उसमें जिस तरह उन्होंने लोगों को सिलेक्ट किया, वो उनकी इस विजन को सामने लाता है कि परहैप्स ही इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड कि वर्ल्ड में एक सारे मिलजुल के रहें, ये रियलाइज़ करते हैं कि ज़मीन सारों की है और हर किसी का हक है ज़मीन में ज़िंदा रहने का हक है। सो मैं ये समझती हूँ कि एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, और मैं ये ट्रस्ट भी करती हूँ कि इंशाल्लाह आगे चलेगा। लेकिन एक बात मैं जो बाइडन साहब प्रेसिडेंट, उनको एक बात एक और करनी होगी कि उनको अफगानिस्तान में फर्दर रिसर्च इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवानी पड़ेगी। वो क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा गड़बड़ मचाई, उन्होंने बहुत मेस किया, और उस मेस में जस्ट के पाकिस्तान को नुकसान देने के लिए उन्होंने उस मेस में अमेरिका को भी नुकसान दिया है और अमेरिकन ट्रूप्स को भी नुकसान दिया है, और अफगानिस्तान के लोगों को भी नुकसान निशाना बनाया है, टारगेट किया है, जिसकी प्रोब करने की, इन्वेस्टिगेशन करने की बहुत सख्त जरूरत है। और इसमें जो बाइडन साहब को, प्रेसिडेंट को और अमेरिका को बहुत ज़्यादा आई थिंक पार्टिसिपेट करना चाहिए कि ज़्यादा नुकसान जो अफगानिस्तान में वो इंडिया ने किया है। ठीक, सितारा नूर साहब, आप कैसे देखती हैं अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के इस बयान को? इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है, एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान कह चुका है कि हम भारत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन मकबूजा कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस खत्म किया था वो फैसला भारत वापस ले। ऐसे में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का ये बयान आपकी नज़र में कितनी अहमियत रखता है? बहुत शुक्रिया जावेद साहब मुझे प्रोग्राम में बुलाने के लिए। आपने शुरू में, प्रोग्राम के शुरू में जो 2-3-4 वाकयात का जिक्र किया जो कि अभी हाल ही में रूनुमा हुए, जिसमें डैनियल पर्ल के केस से लेकर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जो स्टेटमेंट आई है कश्मीर के ऊपर, ये बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, और इनके वाकई बहुत संजीदगी से हमें इन डेवलपमेंट्स को ना सिर्फ लेना होगा बल्कि इनको आगे बढ़ाने के लिए इन पर गौर भी करना होगा। जहाँ तक आपकी सेक्रेटरी जनरल की स्टेटमेंट की बात है, तो ये एक नहायत खुशाइन स्टेटमेंट है, और ये एक तरह से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की के ऊपर तवज्जो दिलाती है कि जो पाकिस्तान काफ़ी अरसे से कह रहे हैं कि कश्मीर एक बहुत अहम मसला है, जिससे खित्ते में, ना सिर्फ खित्ते में बल्कि पूरे खित्ते में एक सिक्योरिटी की सूरत हाल के लिए इस मसले का हल होना बहुत जरूरी है। तो ये स्टेटमेंट आना सेक्रेटरी जनरल की तरफ से यकीनी तौर पे एक खुशाइन बात है, और इसको आगे लेके किस तरह से चलना चाहिए। अब हम जिस तरह से देखते हैं कि जो अमेरिका में भी नई हुकूमत आई है, जो बाइडन और कमला हैरिस की जो नई हुकूमत आई है, अगर हम उनके बयानात पर भी गौर करें तो उन्होंने भी इलेक्शन से पहले अपने कई बयानात में कश्मीर के हल की तरफ जोर दिया है। तो इन दोनों को सूरत हाल को जब हम बाहमी तौर पर मिलाकर देखें तो एक ऐसा माहौल पैदा होता है जिससे एक उम्मीद आती है कि शायद आगे आने वाले वक्त में इस तवज्जो तलब मसले के ऊपर अक़वाम आलम और ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा इसके ऊपर अपना जोर डालेगा। लेकिन
उसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि क्या तब्दीलियां आ रही है और क्या सिचुएशन बढ़ रही है। पाकिस्तान काफी अरसे से कश्मीर के मसले के हवाले से और इंडिया की बढ़ती हुई जारहाना कार्रवाइयों के हवाले से ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि जो बहुत सी स्टेटमेंट इंडिया की लीडरशिप ने पाकिस्तान के खिलाफ दी हैं, वो ना सिर्फ कश्मीर पे बल्कि पाकिस्तानी इस कश्मीर के ऊपर हमले की बात कर रहे हैं, और जिसके ऊपर पाकिस्तान काफी अरसे से अक़वाम आलम की तवज्जो मबसूल कराने की कोशिश कर रहा है कि ये भारतीय जारहियत को अगर उसको ना रोका गया तो अगर बालाकोट जैसी सूरत हाल पैदा होती है तो वो एक बहुत फ्लेयर अप होने का चांस है, जो कि एक न्यूक्लियर जंग की तरफ ले जा सकता है खित्ते को, और सिचुएशन अगर एक जंग की तरफ जाती है तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। और ये इसी तरफ इशारा किया है अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कि पाकिस्तान और भारत दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, अगर तसादुम होता है तो ये खित्ते के लिए बड़ी तबाही होगी। सितारा नूर साहिबा, आप फरमाइएगा कि ये हमने देखा है कि गुज़िश्ता 2 साल के दौरान जो भारत के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब हुए और भारत अपनी हठधर्मी पे कायम रहा, क्या आपको इसकी वजह यह भी समझ आती है कि अमेरिका का यानी डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया का बहुत ज्यादा झुकाव जो है वो भारत की तरफ रहा? वैसे तो हमेशा से रहा है, हम इसका गिला नहीं करते, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया का झुकाव बहुत ज्यादा भारत की तरफ रहा, जिसकी वजह से वो बिल्कुल इस किस्म के इक़दामात लेते रहे और उन्होंने पूरे खित्ते में अपनी एक बादशाहत कायम या बदमाशी करने की कोशिश की। जी, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं थोड़ा सा इस बात पे जोर डालूंगी कि ये सिर्फ ट्रंप इंतजामिया नहीं बल्कि उससे पहले हुकूमत चाहे डेमोक्रेट्स की रही हो या रिपब्लिकन्स की, 2000 की दहाई से आगे तक देखा जाए तो एक कंसिस्टेंटली इंडिया को एक बहुत ज्यादा तरजीही बुनियादों पे एक स्टेटस दिया गया है खत्ते के अंदर, और अब इंडिया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर, अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर उभर रहा है, और जिसको वो चीन के मुकाबले में एक खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। तो वहां जहां पे अमेरिका अपने मामलात चीन के साथ इंडिया को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, उसके नतीजे में खित्ते पे जो खतरनाक असरात मुरतब हो रहे हैं उस पर गौर करना बहुत जरूरी है। तो आपकी बात दुरुस्त है कि ट्रंप हुकूमत के दौरान ये अमेरिकी झुकाव भारत की तरफ कुछ ज्यादा बढ़ गया, और इसी दौरान हमने बालाकोट और के वाकया देखे, और उस वाकये के दौरान भी अमेरिका का जो बज़ाहिर आम हालात में या पिछले तनाज़ात के तौर पे अमेरिका एक सालिसी का किरदार अदा कर रहा था खित्ते में तसादम के अमल को, तासुर को कम करने के लिए बात, लेकिन बालाकोट के अंदर हमने देखा कि अमेरिकी झुकाव खासतौर पे कुछ स्टेटमेंट जो अमेरिकन लीडरशिप की तरफ से आई वो बहुत इंडिया को तरफ झुकाव का तासुर दे रही थी, जिससे न सिर्फ कशीदगी में इजाफा हुआ बल्कि पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए इक़दाम करने पड़े। और उसके बाद भी बारहा ये इजहार किया गया है पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से और एनालिस्ट की तरफ से भी कि ये अमेरिका का यकतरफा झुकाव भारत की तरफ एक खतरनाक सूरत हाल की तरफ ले जाएगा खित्ते में, और जिसमें और ये हल का जरिया नहीं है। लेकिन अब अगर हम देखें तो अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया के साथ ना सिर्फ बढ़ रही है बल्कि उसमें इजाफा हुआ है। जो रिसेंट अभी हालिया उन्होंने जो दिफाई मुआहदे साइन किए हैं उसके तहत ना सिर्फ भारत को एक अहमियत दी जा रही है अमेरिकन पॉलिसी के अंदर बल्कि खित्ते के अंदर भी, और वैसे कि वो दिफाई मामलात जो हैं वो चीन के मुकाबले में अमेरिका को मदद फराहम करेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पे वो पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं, और इंडिया को एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी जिसको हम कह सकते हैं, अगर वो भारत पाकिस्तान के खिलाफ महसूस करेगा तो वो किसी भी पेशकदमी की तरफ बढ़ सकता है, जो कि ना सिर्फ एक बहुत खतरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है बल्कि उसमें एक खित्ते के अमन के लिए भी वो सही नहीं होगा। ठीक है, बुनियादी जिम्मेदारी तो अब जाहिर है आसमा कदीर साहिबा हुकूमत की अब बनती है, क्योंकि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन तब्दील हो चुकी है। अगरचे कि डोनाल्ड ट्रंप की वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ बड़ी अच्छी केमिस्ट्री थी और वो खुद कहा करते थे कि मेरी एक किस्म की उनके साथ पर्सनल दोस्ती भी हो गई है, लेकिन अब जाहिर है कि एक और जमात आ गई है। हमने देखा उस वक्त बहुत झुकाव रहा। आप समझती हैं कि अब जिस तरह से एक कैफियत बन रही थी इस खित्ते में, एक जंगी कैफियत बन रही थी, चीन के मुकाबले में ईरान के मामलात थे, मिडल ईस्ट के अंदर भी एक जंगी माहौल था, कि अब आपके पास मौका है कि नई जो इंतज़ामिया आई है उससे बेहतर तरीके से बातचीत की जाए और अपने मसाइल और अपनी जद्दोजहद जो हमने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग की सूरत में की है उनके सामने रखी जाए, क्योंकि जो बाइडन जो है वो गुज़श्ता 8 साल वो नायब सदर भी रहे हैं, उन्हें पता है कि पाकिस्तान ने क्या कुर्बानियाँ दी हैं, तो बेहतर और मौसर तरीके से उन्हें बताया जाए आपकी हुकूमत। बिल्कुल जावेद, और इसी के ऊपर काफ़ी
हमारा काम भी हो चुका है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, आप सब जानते हैं कि वो कितने ज़्यादा उनकी लीडरशिप में कितनी मैच्योरिटी है और वो सारी चीज़ें समझते हैं। वो पहले दिन से जब से कह रहे हैं कि ये हमारी जंग में नहीं थी और हमको जंग में जो डाला गया, घसीटा गया, ये मामले ऐसे हल नहीं होते। और उनकी लीडरशिप में यहाँ तक की मैच्योरिटी है, वो वेरी मच अंडरस्टैंड्स कि दुनिया में जब तक डायलॉग के साथ नहीं बातें चलेंगी कोई मसले हल नहीं हो सकते। वेपन से और लड़ाई झगड़े से कोई वॉर्स कभी भी कोई नहीं जीता आज तक, ये वो जानते हैं अच्छी तरह। और इसकी ये और जो भी उस मुल्क में आएगा उस उन लोगों की चॉइस है जावेद, जो अपने लीडर को चुनते हैं। सो हमारा एज ए पाकिस्तानी होना, हमें तो सबको जो भी उधर आएगा वी हैव टू रिस्पेक्ट देयर चॉइस। हमने तो लोगों की चॉइस को रिस्पेक्ट देना है। सो हमारे लिए हर जो प्रेसिडेंट वहाँ पे आता है इज एज रिस्पेक्टेबल जैसे कि उन लोगों के लिए। सो हमने अपना जो स्टेटस और रिलेशनशिप है उसको हमने बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में ही बिल्ड करना है और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट भी देनी है, क्रिएट करनी है। लास्टली ये है कि विदाउट कोऑपरेशन खित्ते में एक दूसरे को और एक दूसरे के साथ फ्रेंडली और एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई भी मुल्क तरक्की आगे नहीं कर सकता। अगर आप एक दूसरे के साथ दस्तो गिरेबान और एक दूसरे के साथ एग्रेसिव तरीके से नहीं। पहले भी जब ट्रम्प थे अगर वो बहुत ज़्यादा झुके हुए थे तो ये वो लोग रियलाइज भी करते होंगे ज़रूर कि उनको क्या फ़ायदा हुआ अफगानिस्तान में इतने साल से लड़ते रहे, वो क्यों नहीं इतने हो सके कामयाब। एट दी एंड उनको क्वेश्चन जाना था, पाकिस्तान की हेल्प चाहिए थी। जो मैं उसी बात पहले पे जावेद आती हूँ कि अभी अमेरिका को वहाँ ये देखना पड़ेगा, चाहे उनका झुकाव इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से उन्होंने जब ये किया इंडिया के ऊपर बहुत झुकाव दिया, इंडिया ने उन्हीं को नुकसान पहुंचाया। और ये हम इंडिया को हिंदुस्तान को इस बात पे हम जानते हैं, हमने सफर किया है पहले दिन से जब से पाकिस्तान बना था। इंडिया ने उनके लीडरशिप ने पहले दिन से ही गलत तरीके से, रॉन्ग तरीके से, जो कि अभी आई थिंक हिस्टोरिकल बुक्स अगर आप खोल के पढ़ेंगे हमारे बारे में, मुसलमानों के बारे में भी झूठ उनके कान भरते, ये कान भरने वाली कौम है। सो इनको अंडरस्टैंड करने के लिए उन्हीं के हमको हमारे से पूछना भी और हमारे से ये जानना, हमारी रीडिंग लेना अमेरिका को भी बड़ी जरूरी है। ठीक है सितारा नूर साहिबा, इस दौरान हमने देखा कि चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुक तो हर गुजरते दिन के साथ बेहतर होते हैं। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को देखें, फिर सीपैक को देखें, फिर इस पर जाहिर है कि अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ात तो रहे, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान ने रूस के साथ भी अपने ताल्लुकात को मजीद वसअत देने की कोशिश की और बेहतर करने की कोशिश की है। आप समझती हैं कि खित्ते में पाकिस्तान की ये जो स्ट्रेटजी है ये काफ़ी बेहतर रही है, अगर आप अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी देखें? जी बिल्कुल। अगर आप देखें एक ओवरऑल खित्ते की सूरत हाल का जायजा लें तो आपको एक दो ब्लॉक एक तरह से बनते हुए नजर आ रहे होंगे, जिसमें भारत को चीन के खिलाफ बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें एक यूएस और इंडिया का एक ब्लॉक बनता हुआ नजर आ रहा है, और जबकि उसके ऑपोजिट साइड पे चाइना और पाकिस्तान एक क्लोज एलाय के तौर पर हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान और चीन का तरीक़ेकार देखें या पाकिस्तान का खासतौर पर खारजा पॉलिसी की तरफ अगर हम नजर दौड़ाएं तो ये बात वाज़ेह नजर आती है कि पाकिस्तान अपने आप को किसी भी एक ब्लॉक के अंदर रखना नहीं चाहता। पाकिस्तान ने एक वाज़ेह तौर पर ये एक अपने आप को ये इस तौर से पेश करने की कोशिश की है कि वो चीन के साथ साथ अमेरिका के साथ भी बेहतर ताल्लुकात रखने चाहते हैं, और ना सिर्फ ये दो ममालिक बल्कि दीगर ममालिक। और जैसा आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि रूस के साथ पाकिस्तान ने ताउन बढ़ाने की कोशिश की है, और इस दौरान खासा ना सिर्फ दिफाई सतह पर बल्कि सिफारती और सियासी सतह पर भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो कि बहुत ही खुशाइंद तरीक़ेकार है, खुशाइंद अप्रोच है। लेकिन उसके अंदर अगैन वही बात है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि वो जो एक ब्लॉक एक तरफ बनता नजर आ रहा है भारत और अमेरिका का, उसका असर ज़ाहिरी तौर पर खित्ते के बाकी ममालिक पे और बाकी खित्ते के बाकी ममालिक के बाहमी ताल्लुकात पे भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये एक बिल्कुल भी एक खित्ते की सिक्योरिटी के लिए एक दुरुस्त सूरत हाल नहीं है, और जिसके अंदर ज़ाहिरी तौर पर
बहुत ही खित्ते में बहुत सारे ममालिक को अपने इंटरेस्ट को ऑफकोर्स वो महफूज रखना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ खित्ते के मसाइल पर तवज्जो देने की भी जरूरत है, जिसमें अफगानिस्तान सरे फहरिस्त है। और अफगानिस्तान वो मामला है कि जिससे ना सिर्फ तमाम ममालिक का इकट्ठे बैठना बहुत जरूरी है, और पाकिस्तान ने उसमें एक नहायत अहम किरदार अदा किया है, जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान ने तमाम मुख्तलिफ अफगान फैक्शन को, तालिबान को एक टेबल पे इकट्ठा किया है, बल्कि आइंदा भी पाकिस्तान ने इस अमर का इजहार किया है कि जहां तक हो सका वो मदद करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली जाहिर है कि ना सिर्फ ये बड़ी ताकतों का इस खित्ते में इस मामले में बहुत पॉजिटिव रोल अदा करने की जरूरत है, बहुत जिम्मेदाराना रोल की जरूरत है, मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि बज़ाहिर ये एक नहायत उलझा हुआ मसला है, लेकिन रूस के साथ साथ, अमेरिका के साथ और चीन की मदद के साथ वहां तमाम ममालिक ने साथ होके एक अफगान मसला इस मौके पर पहुंचा है कि जहां पे उसका कुछ हल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर ये हल एक पेशेंस के साथ इसको आगे नहीं बढ़ाया गया, या ममालिक ने अपने पर्सनल या अपने एक बहुत महदूद कहना चाहिए फायदे को फौकियत दी, तो ये एक सुलझने वाला मसला भी वापस शायद उलझने की तरफ चला जाएगा, जो कि एक बहुत ही खित्ते की सिक्योरिटी के लिए, एक ओवरऑल सूरत हाल के लिए बहुत ही खतरनाक सूरत हाल। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सितारा नूर साहिबा, आपने हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन किया। एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमें कुछ और मेहमान भी हमारी इस गुफ्तगू में ज्वाइन करेंगे, एक ब्रेक के बाद। They achieved their UN climate action goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's Pakistan! जो अल्लाह ने पाकिस्तान में डाइवर्सिटी दी है, और जो आगे इंशाल्लाह जो हम पाकिस्तान का आगे मुस्तकबिल देख रहे हैं, ये टूरिज्म हमें फॉरेन एक्सचेंज भी लेके आएगा, और टूरिज्म सबसे ज़्यादा लोगों के लिए नौकरियां देगा।
प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का बयान जो सामने आया है और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान जो बातचीत हुई है, पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान जनाब ज़ाहिद हफीज़ चौधरी, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ाहिद हफीज़ साहब। आपसे पूछना ये चाहेंगे कि ये जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का बयान आया है पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से, इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है। याद रहे कि अब से कुछ रोज़ कबल शाह महमूद कुरैशी साहब ये कह चुके हैं कि हम भारत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन मकबूजा कश्मीर का जो स्टेटस ख़त्म किया था, स्पेशल स्टेटस, वो भारत को अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा। तो ये बड़ा अहम बयान है, इसकी टाइमिंग कितनी अहम है आपके ख्याल में? जी जावेद इकबाल साहब, ये आपके इल्म में होगा जब ये भारत के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दाम 5 अगस्त 2019 के फौरन बाद ऑन 8 अगस्त उनके सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के एंटोनियो गुटेरेस ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मसला कश्मीर के हल की ज़रूरत है और मसला कश्मीर का हल होना चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक और UN चार्टर के मुताबिक। अब ये उनकी एक कंसिस्टेंट पोजीशन है। उसके बाद जब वो पाकिस्तान अपने दौरे पे तशरीफ लेके आए फरवरी लास्ट ईयर, उसके दौरान उन्होंने दोबारा अपनी बात को दोहराया। उन्होंने फिर कहा कि मसला कश्मीर के हल की ज़रूरत है और ये हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और UN चार्टर के मुताबिक होना चाहिए। तो हम ये समझते हैं कि मसला कश्मीर के देखें 3 अहम पहलू हैं। सबसे पहला जो उसका सबसे अहम पहलू है वो उसका कानूनी पहलू है और उसकी असास अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है। हम हमेशा से ये पोजीशन हमारी पाकिस्तान की रही है। हम समझते हैं कि मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। दूसरा जो पहलू है मसला कश्मीर का वो है जी ह्यूमन राइट्स वायलेशन। आपने देखा कि पिछले 7 दिहाइयों से जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं और ख़ास तौर पे ये वायलेशन जो है इनमें इजाफा हुआ 5 अगस्त 2019 के बाद। जो वहाँ पे मिलिट्री सीज है, जिस तरह वहाँ पे एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हो रही हैं, फेक एनकाउंटर्स एंड कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन में, जिस तरह वहाँ पे कम्युनिकेशन ब्लॉकेड है, मीडिया ब्लैकआउट है, तो हम ये समझते हैं कि इन सारी चीज़ों का इंटरनेशनल कम्युनिटी और ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा इसका नोटिस ले रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की जो हाई कमिश्नर है फॉर ह्यूमन राइट्स, आपने ये भी देखा कि उन्होंने इसके ऊपर बारहा बात की। 2 अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल की रिपोर्ट्स आई 2018 और 19 में, और उसमें भारत की तरफ से जो ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं उनके ऊपर खुल के बात की गई, उनका नोटिस दिया गया। तो जहाँ तक आपने बात की सेक्रेटरी जनरल की, तो हम तो देखें जावेद इकबाल साहब, हर उस ख्वाहिश की जो कि अमन की ख्वाहिश है उसका एहतराम करते हैं और हम हर उस तजवीज़ को खुशामदीद कहते हैं जो कि मसला कश्मीर के हल के बारे में हो। लेकिन हम ये समझते हैं कि मसला कश्मीर का हल सिर्फ और सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ऊपर अमल करने में है और कश्मीरियों की मांगों के मुताबिक इसका हल मुमकिन है। जी जावेद जी ज़ाहिद साहब, अब अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, अमेरिका में अब नई इंतज़ामिया है, आप उसको किस सिमत में देख रहे हैं? ये जो गुफ्तगू हुई है अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा और शाह महमूद कुरैशी साहब की, इससे तो लग रहा है कि मामलात बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से इस बात का इजहार किया गया है कि इक़्तिसादी ताउन है जहाँ पे मुश्तरका मफादात हैं और ख़ित्ते में अमन के हवाले से दोनों मुल्कों ने कोशिशें करनी हैं। तो ज़ाहिर है नई इंतज़ामिया है, लेकिन पाकिस्तान ने इस इंतजामिया के साथ, जो बाइडन पहले नायब सदर रहे हैं, काफी काम किया हुआ है। जी जावेद साहब, बिल्कुल ऐसे ही है। आपने देखा होगा पहले हमने इस पर बात भी की कि पाकिस्तान की और यूनाइटेड स्टेट की पुरानी एक पार्टनरशिप है। हम दोनों ममालिक ने बहुत अरसे तक इकट्ठे मिलकर काम किया और हमारा उनके साथ एक ब्रॉड बेस्ड रिलेशनशिप भी है और कोऑपरेशन भी है। इकॉनमी उसका एक अहम पहलू है। खित्ते के अमन और सलामती के लिए हमने मिलकर काम किया और बहुत अहम बात यह है कि हमने अफगानिस्तान में अमन के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम किया। अब पाकिस्तान की जो अफगान अमन के हवाले से कोशिशें हैं, जो कंट्रीब्यूशन है, उसे पूरी दुनिया सराहती है।
अमेरिका की तरफ से उसे जो है वो 12 सराहा गया। अब ये जो नई एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका में आई है, वी लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद देम। इसमें जो वजीर खारजा साहब की टेलीफोन पे बात भी हुई उनके अमरीकी मनसब से, उसमें भी यही बात की गई कि किस तरह दोनों ममालिक के दरमियान जो ताउन है, कॉपरेशन है, उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। खास तौर पर उसमें अफगान अमन के हवाले से भी बात हुई। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद हफीज चौधरी साहब, वजारत खारजा के तर्जुमान हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बेहतरी की जानिब भी जा रहे हैं और दोनों वज़राए खारजा के दरमियान जो बातचीत हुई है वो काफ़ी हौसला अफजा बात हुई है। आसमा कदीर साहब, अहम बात यह है कि अमेरिका पाकिस्तान की जो कुर्बानियाँ हैं उसका एहसास भी रखता है और जो बाइडेन इंतज़ामिया की जानिब से जिस अज़्म का इजहार किया गया, जो ही वो हुकूमत में आए, उन्होंने भी कहा, उनके वज़ीर दिफा ने भी कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को वो खुसूसी अहमियत देते हैं। अब इस वक्त आपकी हुकूमत है, जो ताउन आपकी हुकूमत अमेरिका के साथ कर रही है अफगानिस्तान के मामले पे, उसमें अमेरिका बहुत मुतमईन है। हम इसी सूरत हाल को यूज़ करते हुए अमेरिका से बात कर सकते हैं कि आप अब हमारे मसाइल को भी समझने की कोशिश करें। भारत के साथ जो ताल्लुकात हैं उसका जो फ्लैश पॉइंट है, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, वो मकबूजा कश्मीर है। जी बिल्कुल, ये तो पहले से हमारे एजेंडा में है और हमने, जारी बात है, कश्मीर को तो हम नहीं छोड़ सकते। जैसे कायदे आज़म ने कहा था कश्मीर हमारा शहर है और उनको समझना चाहिए। देखें, हमने मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने तो हमेशा से ही लॉ को करते हुए, दो के जो लॉ बनता था, जो हमारा हक था, हमने उसको भी छोड़ दिया। मिसाल के तौर पे जब ये बात हुई कि जब पाकिस्तान और इंडिया जब ये हो रहा था, इंडिपेंडेंस की बात हो रही थी पाकिस्तान मुसलमानों की स्टेट के लिए, इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए, तो तब भी ये बात तो सामने थी जी, ये डिसाइड तो हो चुका हुआ था कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी है वो वाले जो है पाकिस्तान कहलाएगा और जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी वो इंडिया कहलाएगा, हिंदुस्तान कहलाएगा। हमने तो इतना अच्छा कर दिया मेरे ख्याल में, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि देखें, अगर हमने इशू बनाना होता तो इंडिया को चाहिए था थोड़ी सी क्या कहते हैं, मेच्योरिटी का सबूत देते और आराम से कश्मीर को करने की क्या जरूरत थी। अगर ये इस तरह करेंगे तो और जो उनके अंदर स्टेट्स हैं मुसलमान वो हैं, तो कल को वो भी उखड़ जाएंगे। ये तो एक तरह की अपने मुल्क में, हिंदुस्तान अपने मुल्क में उधर मुसलमानों को ही पैगाम दे रहा है कि जिस तरह कश्मीर नहीं है, कश्मीर में आप इनके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं लोग, तो हिंदुस्तान में भी लोग खड़े हो जाएंगे। मुसलमान तो ह्यूमन बींग्स हैं। अब तो उन्होंने मसला इंस्टेड ऑफ मुसलमान को नीचे से मतलब यही पकड़ते हैं, लेकिन अपेरेंटली तो ह्यूमन राइट्स का उन्होंने कर दिया हुआ है। सो आई थिंक इंडिया को अब चाहिए कि ये दुनिया बदल चुकी हुई है, मेजॉरिटी का सबूत दें, इंस्टेड कि उनके दूसरे मुस्लिम जो स्टेट्स जो ज्यादा है, जहाँ पे मुस्लिम्स की मेजॉरिटी है, वहां से मुस्लिम उठ खड़े होके कैसे फिर उस वक्त इनको हमारी इस वक्त आप देख रहे हैं किसानों की क्या हालत है और मुल्क की, भारत की क्या हालत है, हमारी इनको हेल्प चाहिए होगी। आप लिख लें ये बात कि वहां के जब मुसलमान खड़े हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर इंडिया कहीं नहीं रहेगा, इंडिया बिल्कुल नाम ही नहीं रहेगा। सो बेहतर है इंडिया को अगर चाहता है कि वो जमीन के ऊपर उसका नाम एग्जिस्टेंस रहे, दुनिया के मैप पर उसका नाम एग्जिस्ट करे, तो उसको चाहिए कि इज्जत के साथ, शराफत के साथ वो कश्मीरी बेचारों को अपना दे दें और बाकी जो उनके पास मुस्लिम स्टेट्स हैं उनके साथ खुशी के साथ रहें। ठीक है, हमें गुफ्तगू में दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब ने भी ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब, आपको भी गुफ्तगू में खुशामदीद कहते हैं। एक तो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने बड़ी अहम बात की है पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से, और उन्होंने भारत पर जोर दिया है कि एक तो इंसानी हुकूक का एहतराम किया जाए मकबूजा कश्मीर के अंदर, और फिर भारत को कहा है कि वह पाकिस्तान के साथ बैठकर बातचीत करे। लेकिन इस वक्त भारत अपनी उसी हठधर्मी पे कायम है और आप देख रहे हैं गजनफर साहब के इस वक्त भारत के अंदर क्या सूरत हाल है। भारत खुद अंदर से टूटने की तरफ ही जा रहा है। आपको लग रहा है कि अब नई इंतजामिया अमेरिका में आई है, उसका कुछ असर पड़ेगा और वो भारत को मजबूर करेगा कि वो पाकिस्तान के साथ बैठकर बातचीत करे? बहुत बहुत शुक्रिया जावेद। असल में जो आपने आखिरी जो बात की है कि भारत को मजबूर करने की और ये कहने की कि
वो कश्मीर की तरफ जो जुल्म मजालिम हो रहे हैं उसकी तरफ देखे और उसके ऊपर कांग्रेस। जो बाइडेन ने बयान तो दिया है, उससे पहले अपना बहुत सारे कांग्रेस वुमन भी एक थी पानिला जयपाल, उन्होंने भी बयान दिया था और अब उनकी वाइस प्रेसिडेंट ने भी इसके बारे में, कश्मीर के बारे में और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के बारे में कहा। लेकिन मैं एक और भी चीज देख रहा था कि माइकल कोगलमैन है, डिप्टी डायरेक्टर सीनियर एसोसिएट है विल्सन सेंटर में जी। उनका एक आर्टिकल था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो जो थिंक टैंक के तौर पे पॉलिसी इनपुट्स देते हैं, उन्होंने कहा थी कि बाकी तो सारा ठीक है, लेकिन भारत के साथ जो अमेरिका के दिफाई माहिदे चल रहे हैं, और आपको पता है कि अमेरिका की बहुत बड़ी बजट का हिस्सा जो है वो डिफेंस प्रोडक्शन से आता है, तो उसके उसमें वो शायद इतना भारत को एंटेगनाइज ना करे जितना करना चाहिए उसको कश्मीर के अंदर जो है वो जुल्म मजालिम बंद करने के लिए। अब ये तो चूंकि नई हुकूमत आई है और आपको पता है कि अभी कल ही की बात है कि उसमें जो उनके डिफेंस मिनिस्टर है अमेरिका के, उन्होंने जाकर अपना इंडियन डिफेंस मिनिस्टर से बात की है। अभी तक पाकिस्तान से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है। तो वो जो भारत के जो उनके जो माहदे जिस तरह हैं, जिस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का माहदा है, डिफेंस माहदे भी हैं, उसके साथ तो और दूसरे डिस्कशन बहुत लंबी हो जाएगी इंडो पैसिफिक के हिसाब से और चाइना के हिसाब से जो अमेरिकन की पॉलिसी है या जो उसके ऊपर थिंक टैंक उनके इनपुट दे रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि आप चाइना के साथ अमेरिका किसी फिजिकल कन्फ्रंटेशन में नहीं जा सकता, लेकिन उसको अलाइज बनाने हैं। तो बहुत लंबी डिस्कशन है, उसके हिसाब से भी आपको इसको देखना है, इंडो पैसिफिक के हवाले से भी आपको इसको देखना है। और जहां तक आपने देखा यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल की, तो वो तो एक चीज ध्यान में ये भी रखिएगा कि जहां तक इसकी इस स्टेटमेंट का इखलाकी तौर पे, थ्योरेटिकल तौर पे और पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात के हिसाब से ताल्लुक है, वो तो ये कि उम्मीद हौसला अफजा स्टेटमेंट कह सकते हैं कि पाकिस्तान का स्टांस जो है वो एक तरह से स्ट्रेंथन हो जाता है, जो पाकिस्तान ने हमेशा अपना स्टैंस दिया है। या इमरान खान ने कहा कि जी हम बातचीत के जरिए मायदे को हल करना चाहते हैं, लेकिन ये भी देखिएगा कि आर्टिकल 370 की रिवोकिंग के ऊपर सिक्योरिटी जनरल में 3 दफा डिस्कशन हो चुकी है, लेकिन अभी तक ना उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट आई है, ना भारत को कोई कदगन जारी की गई है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन की कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसके ऊपर भी आपको सब कुछ पता है। और कश्मीर के मामले के हिसाब से तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, क्योंकि जो चीजें ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी हैं कश्मीर के हिसाब से, और जिसमें जो ऑलरेडी 20 जनवरी 1948 को जब ये आर्टिकल 30 रेजोल्यूशन 39 पास हुई थी, और उसके बाद जितनी रेजोल्यूशन पास हुई हैं, और उसमें जिस तरह कमीशन को कायम किया गया, जोसेफ कॉर्बल थे वो उसके हेड थे, उसके बाद एक और डॉक्टर फ्रैंक ग्राहम है, उनको यूएन का रिप्रेजेंटेटिव फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान को 1951 में अपॉइंट किया गया। फिर जब रेजोल्यूशन आई, जो तमाम, अब यहाँ पे सोचने की बात यह है कि आज की दुनिया में 5 जो ममालिक हैं, उसी तरह आप 1947, 48 और 51 में जाइए तो जितने जब ये रेजोल्यूशन पास हुई थी, ये 9 वोट थे और इसके खिलाफ कोई वोट नहीं आया था। उन वोटिंग में अमेरिका भी शामिल था, उसमें बाकी ममालिक भी शामिल थे, और उन्होंने कहा था, उन्होंने वो 3 पैरामीटर दिए थे कि किस तरह कश्मीर के अंदर राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन देने के लिए कौन कौन सी चीजें तय की जाएं। उसके अंदर जो दूसरी क्लॉज थी उसमें था कि आप, पाकिस्तान को भी कहा गया था इंडिया की, आप यहाँ से फोर्सेस को कम करें और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की फोर्सेस रखे, प्लेबसाइड पे जाए। तो आज तो जावेद बिल्कुल ही इंस्ट्रक्चर थे, आज तो 8 लाख फौज वो है जो कश्मीरियों को मारने के लिए आई हुई है। तो अव्वल तो, और दूसरा कश्मीर का हीयत चेंज हो गई है। आज कश्मीर का मसला तो अपनी जगह खड़ा है, लेकिन इस वक्त जो इंसानियत का मसला खड़ा है, जिस तरह लोगों को मारा जा रहा है, जिस तरह औरतों की असमत की जा रही है, जिस तरह बच्चों को अगवा किया जा रहा है, जो उनके अपने अखबार कह रहे हैं। दुनिया अभी पिछले दिनों, पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी है, एक खबर छपी है, उसका उन्होंने हेडिंग बनाई है कि जो रिकॉग्निशन थी कश्मीर की हाउस बोट, उन्होंने कहा जी हाउस बोट सिंक्ड। और उस रिपोर्ट के अंदर जो इंडिया का चेहरा उसने आश्कारा किया है, जो जुल्म की दास्तानें उन्होंने रिकॉर्ड की हैं, जिस तरह इंडिया के कुछ जुल्म और बर्बरियत की उसने कहानी बयान की है, तो पहले तो यूएन का काम ये होना चाहिए कि कश्मीर का डिस्प्यूट हल कराने से पहले भाई गोया ये इस वक्त जो है वो सब सारी जिम्मेदारी अक़वाम मुत्तहिदा पर आती है, अक़वाम मुत्तहिदा पर आती है कि वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहा, जिसकी तरफ हमने देखा था कि गुज़िश्ता साल जब वज़ीर आज़म इमरान खान वहां गए थे तो उन्होंने ये कहा भी था कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी है कि जिसने रेजोल्यूशन पास की थी वो अब आए इस मसले को हल करे। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं ना, लेकिन जावेद मैं इसको इस पराए में भी तो दुनिया देखे और यूएनओ भी देखे कि कश्मीर का मसला तो आपने खुद कहा
गांधी की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, जो इंडिया का बाप है, उसने कहा कि विल ऑफ कश्मीरीज इज द सुप्रीम लॉ इन कश्मीर। गांधी, नेहरू कह चुका है कि हम इसको राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन के तहत, और इसीलिए वो यूएनओ में गया था, यूएनओ में जाके उन्होंने बातचीत की थी। तो वो चीज अपनी जगह कायम और दायम है, और उसमें तमाम ममालिक ने उन 3 रेजोल्यूशन, सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के जो तीनों पॉइंट है, उनको तमाम ममालिक ने अप्रूव किया था, बल्कि प्लेबसाइट कमीशन तक लगाना था। फिर यूएन की जो फोर्सेस थी, जो यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर जो है, इनको प्लेस किया गया था इलाके में, इंडिया ने उनको भी प्लेस करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान में वो ऑब्जर्वर आज तक मौजूद है। तो हम तो यूएन की स्पिरिट के मुताबिक चल रहे हैं, वो चीजें तो उसी तरह यूएन को करनी चाहिए। आर्बिट्रेशन की क्या बात है? देयर आर थिंग्स ऑन रिकॉर्ड, आप उन रिकॉर्ड चीजों को इन्फोर्स कराएं। आर्बिट्रेशन तो वो होती है जब पहले कोई फैसला ना हो। लेकिन इस वक्त जो जुल्म हो रहा है कश्मीर में जावेद, जो बर्बरियत हो रही है, जो बच्चों को अगवा किया जा रहा है, जो औरतों की अस्मत दरी की जा रही है, जिस तरह मारा जा रहा है, जिस तरह टॉर्चर किया जा रहा है, उसको जेल बनाया हुआ है। यानी आप दुनिया में 2 ममालिक हैं जो 10 साल 8 साल से कम उम्र बच्चों को कैद में रखते हैं। इजराइल ने 420 बच्चे अभी तक कैद में रखे हुए हैं जिनकी उम्रें 8 साल से भी कम है, और दूसरा इंडिया है जिसने छोटे छोटे बच्चों को कैद करके रखा है। बल्कि टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट छपी है कि ये बच्चों को अगवा करके लेके जाते हैं, फिर रैंसम लेके उन्होंने राजपूताना राइफल की यूनिट का नाम लिया हुआ है कि वो फिर बच्चों को जो है वो पैसे लेके वहां पे छोड़ते हैं। और श्रीनगर और कश्मीर हाईवे के ऊपर जितना उन्होंने डिटेंशन सेंटर बनाए हुए हैं, तो दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म हो रहा है। दुनिया का आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर, इतना बड़ा जुल्म दुनिया में अभी तक आज तक हुआ नहीं था। जो जुल्म जो है ये इंडियन जो है वो कश्मीर में इंडियन फौजी जो 8 लाख, भाई 8 लाख फौज अगर आप किस, पहले तो यूएन को चाहिए कुछ उनके अंदर इखलाकी अकदार होनी चाहिए। वो भी, उनकी भी फैमिलीज है, उनके भी माँ बाप है, उनके भी बच्चे हैं। वहां पे सिक्योरिटी काउंसिल में जो लोग जितने बैठते हैं वो कुछ ना कुछ कैरेक्टर बैकग्राउंड रखते हैं। तो पहले तो आप इस चीज को खत्म कराएं। इसमें गजनफर साहब ये अभी इस वक्त उसको कौन खत्म करवाएगा? इस खित्ते में तो कश्मीर का मसला तो हल करना जाहिर है गजनफर साहब के इस खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान का बड़ा अहम रोल है। इस खित्ते में अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पाकिस्तान की अवाम ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। इस वक्त एक मरहला जो है वो अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखिला का है, अगरचे कि जो बाइडन ये कह चुके हैं कि वो अब इसको रिव्यू करेंगे, नज़रसानी करेंगे और देखेंगे कि तालिबान अपने मुआहिदों के मुताबिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। असल में मामला यह है कि यहाँ से इनखिला तो होना है, और पाकिस्तान का जो किरदार है वो न सिर्फ मुज़ाकरात में बड़ा अहम है बल्कि इस इनखिला में भी अहम होगा। ये हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि अमेरिका से भी हम ये कहें कि अब वो आए और कश्मीर के मामले पे वो बिठाए भारत को और बात करे। हमें हमारा बहुत लीगल भी, कानूनी तौर पे हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। ब्रिगेडियर गजनफर साहब जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जी थोड़ा सा मैं आपको अपने एनालिसिस इसमें दूंगी जी जी, जो कि मैं कश्मीर कमेटी के आगे भी हमेशा रखती हूँ। वो ये है कि सिर्फ अमेरिका नहीं कर सकता जावेद। द पॉइंट इज ये खराब किया कहाँ से हुआ था? खराब वहाँ से हुआ था जब स्टेक होल्डर्स बैठे थे जो ये बटोरा करने का पार्ट प्ले कर रहे थे, और उसमें कौन थे? ब्रिटिश थे, रॉयल, जिनके रूलर्स उस टाइम के थे। ये उनका खराब किया हुआ मैटर है जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन का बहुत बड़ा रोल है। सो मेरी हमेशा ये रिक्वेस्ट और हमेशा इस पे मैं फोर्स करती हूँ कि आप यूनाइटेड किंगडम की जो सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, सारी गवर्नमेंट, उनको बुलाएं कि ये काम आपने खराब किया, उसकी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यहाँ तक पहुंचा है, प्लीज कम इन, और उसके बाद और यूनाइटेड नेशन आप मिलके पुट योर फुट डाउन और टेल कि ये ठीक है। ब्रिगेडियर गजनफर साहब ने हमें एक बार फिर ज्वाइन किया। जी गजनफर साहब आप बात पूरी कीजिए, आप बात कर रहे थे। गजनफर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? राब्ता नहीं हो रहा। भारत बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर गजनफर साहब, आपने हमें गुफ्तगू में ज्वाइन किया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आसमा कदीर साहिबा, आप इंतहाई अहम प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू रहीं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। शाहराए दस्तूर से जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।